कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें। आज अदालत का कमरा नंबर 21 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इसका कारण यह था कि आज शहर के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड की सुनवाई शुरू होनी थी। अदालत में शालिनी पारेख, जिस पर हत्या का इल्ज़ाम था, सिर झुकाए बैठी थी। लोगों में आपस में खुसर पुसर हो रही थी। अब भी यकीन नहीं हो रहा इसने ऐसा घृणित काम किया है। क्रोध और जोश में इंसान क्या कुछ नहीं कर देता। ऐसे इंसान समाज पर ही नहीं, माँ जैसे शब्द पर भी कलंक हैं। इसे फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। 10 बजते ही जज साहब ने प्रवेश किया और अदालत में शोर शराबा बंद हो गया। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सरकारी वकील मधुप अग्रवाल ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। रागिनी बहुत ही सज्जन और शरीफ महिला थी। उसका विवाह भैरव सिंह से 6 महीने पहले ही हुआ था। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन शालिनी, जो भैरव सिंह की तलाकशुदा पत्नी है, उन्हें रागिनी का सुखमय जीवन रास नहीं आया और 21 अक्टूबर को उन्होंने निर्दयता से गोली चलाकर रागिनी की हत्या कर दी। पुलिस ने मौका वारदात पर भैरव सिंह की पिस्तौल, जिस पर शालिनी के उंगलियों के निशान हैं, बरामद कर ली है। पुलिस को दिए हुए अपने बयान में शालिनी ने स्वीकार किया है कि रागिनी उसके 2 साल के बच्चे को उसे नहीं दे रही थी, उससे छीन रही थी। इसी बात पर गुस्सा होकर शालिनी ने भैरव सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर से रागिनी पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मिसेस शालिनी पारेख ने जघन्य अपराध किया है। एक महिला होकर इन्होंने दूसरी महिला का जीवन छीना है। इनको कम से कम मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। मौका वारदात से बरामद पिस्तौल, फिंगरप्रिंट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट और पुलिस के सामने शालिनी का दिया हुआ बयान मैं अदालत में दाखिल कर चुका हूँ। इस संबंध में योर ऑनर, मैं सबसे पहले शालिनी जी के एक्स हस्बैंड मिस्टर भैरव सिंह एमएलए को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। भैरव सिंह जी अपने क्षेत्र के जाने माने जनसेवक हैं। इनके क्षेत्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें जानता या मानता न हो। ये अपनी सच्चाई और उदार दिली के लिए जाने जाते हैं। इजाजत है। 6 फीट लंबा एक शख्स विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। उसके हाव भाव में शालीनता और ताकत की मिलीजुली अनुभूति हो रही थी। एक ऐसा शख्स लग रहा था जिसे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो सर झुकाने में भी कतराता नहीं है। वकील ने भैरव सिंह से पूछा। हाँ, तो भैरव सिंह, शालिनी आपकी पहली पत्नी है? जी हाँ। क्या हुआ था जो आप लोगों को अलग होना पड़ा? देखिए वकील साहब, मेरी तरफ से तो कभी कोई बात नहीं हुई। मुझे तो पार्टी के काम और क्षेत्रीय लोगों की सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती। महीनों महीनों दूसरे शहरों में पार्टी का प्रचार करने जाना पड़ता है। वैसे शालिनी से सब ठीक है। हमारे तलाक के बाद भी ताल्लुकात अच्छे बने रहे थे। बस उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है। बात बात पे गुस्सा होना, क्रॉकरी या दूसरे बर्तन फेंक कर मारना उसके स्वभाव में शामिल था। बस यूँ समझ लीजिए कि जब शालिनी को गुस्सा आ जाता है तो वो चंडी बन जाती है, भला बुरा समझना भूल जाती है। हमारे तलाक की भी यही बड़ी वजह थी। घटना वाले दिन भी यही हुआ। रागिनी बच्चे के साथ खेल रही थी। शालिनी गुस्से से आई और बच्चे को ले जाने लगी, लेकिन बच्चा शालिनी के साथ नहीं जाना चाहता था। दोनों तरफ से वाद विवाद होने लगा, धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच शालिनी ने मेरी पिस्तौल से रागिनी पर 2 फायर कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। क्या मुलजिम पक्ष के वकील को भैरव सिंह से कोई बहस करनी है? वकीलों के बीच से एक नौजवान सा वकील सकुचाते हुए खड़ा हुआ और बोला। शालिनी का वकील मैं हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मुझे भैरव सिंह से कोई बहस नहीं करनी। जज साहब, मेरे दूसरे गवाह हैं रघुवीर प्रसाद। रघुवीर प्रसाद विटनेस बॉक्स में आ गए। मधुप अग्रवाल ने रघुवीर प्रसाद से कहा। पहले आप अपना परिचय अदालत को दीजिए। रघुवीर प्रसाद ने बताया कि वह पार्टी में भैरव सिंह के लिए काम करता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप घटना के विषय में क्या जानते हैं? उस दिन हम पार्टी का काम निपटाकर वापस आए थे। हम लोग भैरव सिंह जी की बैठक में बैठे थे कि तभी महिलाओं के झगड़ने का शोर सुनाई दिया। पहले भैरव सिंह जी अंदर गए, फिर उनके पीछे पीछे हम भी गए। मैंने देखा शालिनी मैडम बहुत गुस्से में गाली गलौज कर रही हैं और उनके सामने रागिनी मैडम हाथ जोड़े खड़ी हैं। वो कह रही थी, बच्चे को मत ले जाओ, ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता।
इस पर शालिनी जी ने गुस्से में आकर उनके ऊपर पिस्तौल तान दी और 2 गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही रागिनी जी की मृत्यु हो गई। मुलजिम के वकील दिनेश कुमार ने रघुवीर प्रसाद से भी बहस करने को मना किया। योर ऑनर, अभी 2 विटनेस और बाकी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी पेश करूंगा। ठीक है, अभी शालिनी पारिक को कटघरे में बुलाया जाए। धीरे धीरे चलते हुए शालिनी कटघरे में आकर खड़ी हो गई। उनकी चाल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर कुछ शर्मिंदगी है। उनका मुंह पल्लू से ढका हुआ था, इसलिए यह कहना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। शालिनी के वकील दिनेश कुमार ने शालिनी से पूछा, मैडम बताइए क्या हुआ था उस रोज? लेकिन शालिनी मौन खड़ी रही। वह अपने हाथ के नाखून दांतों से काटती रही। जज साहब ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, लगता है आपकी मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप समय लेना चाहें तो ले लीजिए। नहीं जज साहब, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। शालिनी मैडम, जब रागिनी मैडम आपको बच्चा नहीं दे रही थी तो आपको बहुत गुस्सा आया था ना? शालिनी के वकील दिनेश कुमार ने शालिनी से पूछा। शालिनी ने केवल सिर हिलाया। और गुस्से में आकर आपने रागिनी मैडम को गोली मारकर हत्या कर दी थी? शालिनी कुछ नहीं बोली। वकील दिनेश कुमार ने कोर्ट को बताया, शालिनी मैडम ने रागिनी की हत्या नहीं की, बल्कि गुस्से में आकर उन पर गोली चलाई है। इसको सडन प्रोवोकेशन में आकर हत्या करना कहा जाएगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मुवक्किला को कम से कम सजा दी जाए। जज भी हैरत में पड़ गया। हत्या का मुकदमा 10 मिनट में रफा दफा। जज ने कहा, शालिनी, आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना क्या? क्या यह वकील साहब जो आपसे कह रहे हैं निर्णय कर दिया जाए? शालिनी अभी भी मौन थी। भैरव सिंह के सरकारी वकील मधु अग्रवाल ने खड़े होकर कहा, ये कह भी क्या सकती हैं जज साहब? पिस्तौल पर उनकी उंगलियों के निशान हैं। 4 गवाहों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस स्टेशन में खुद इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। आप अपना फैसला सुना दीजिए। जज साहब को साफ लग रहा था कि इस मुकदमे में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी कर भी नहीं पा रहे थे। जज साहब ने एक बार फिर कहा, शालिनी, अगर आपको कुछ कहना चाहें या अपने पक्ष में कोई गवाह पेश करना चाहे तो कर सकती हैं, नहीं तो विवश होकर मुझे निर्णय सुनाना होगा और फैसले में आपको उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जज साहब ने कहा, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं कहना तो मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। तभी दर्शकों के बीच से एक सभ्य महिला खड़ी हुई और बोली, जज साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं विटनेस बॉक्स में आकर कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको इस मुकदमे के विषय में कुछ कहना है तो आप विटनेस बॉक्स में आइए, गीता पर हाथ धरकर कसम खाइए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी। जज साहब, मेरा नाम गीतांजलि शाह है और मैं क्रिमिनल एडवोकेट धीरज शाह की पत्नी हूँ। धीरज शाह पूरे शहर में एक जाना माना नाम था। उन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल की थी। धीरज शाह का नाम सुनकर भैरव सिंह के एडवोकेट मधु अग्रवाल भी चौंक गए। आज से 5 साल पहले शालिनी पारिक मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। शोक, चंचल, ऊर्जा और जीवन से भरी हुई थी। लेकिन यह जो सामने मुलजिमों के कटघरे में सिर झुकाए खड़ी हैं, वह शालिनी पारिक हो ही नहीं सकती। जज साहब, इनके साथ कोई हादसा या कुछ ऐसा हुआ है जो आज ही इस हालत में सबके सामने एक मुलजिम बनी खड़ी हुई है। इनकी कहानी को बिना जाने इनको मुलजिम मान लेना बहुत गलत होगा। क्या आज तक आपने कभी कोई ऐसी दलील सुनी है जिसमें मुलजिम का वकील स्वयं ही यह मानकर चले कि खून तो इसी ने किया है, पर गुस्से में आकर किया है? वाह कैसा वाह! चलिए, आप मुझे सडन प्रोवोकेशन का अर्थ ही समझा दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि आपको कानून का कुछ ज्ञान है। मुझे याद है जज साहब, आज से 5 साल पहले एक प्रदर्शन का उद्घाटन करने शालिनी मैम आई थी। वहीं मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। वहाँ उन्होंने पदाधिकारियों से अपने आप को शालिनी सिंह की जगह शालिनी पारिक कहने को कहा। उन्होंने बताया कि मेरे पति से अलग भी एक पहचान है। मैं अपने आप को शालिनी सिंह की जगह शालिनी पारिक कहलाना पसंद करूँगी। मुझे लगा कि इनमें कोई बात है, इनसे दोस्ती कर लेना अच्छा होगा। वहाँ प्रदर्शनी में मैडम पारिक ने कुछ ऐसे सुझाव दिए कि अधिकारी भी इनके कायल हो गए। इनको कैसियो, वायलिन और दूसरी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बखूबी बजाने आते थे। गाना भी बहुत सुंदर गाती थी, बिल्कुल जैसे श्रेया घोषाल।
फिर एक दिन इनके मम्मी पापा और भाई एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इसका इनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ दिनों बाद इनको टाइफाइड हो गया। उसके बाद जाने क्या हुआ कि ये बुझी बुझी सी रहने लगी। हमने इनसे कई बार इसका कारण भी पूछा, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कुछ बताया ही नहीं। एक मुलाकात में इन्होंने मुझसे कहा था कि भैरव सिंह अच्छा आदमी नहीं है, उससे उनकी शादी एक बहुत बड़ी गलती है। आज भैरव सिंह के मुंह से खुद अपनी तारीफ सुनकर बहुत अजीब सा लगा। जज साहब, मैं तो बस इतना चाहूँगी कि आप इस केस में अपने फैसले को एक हफ्ते के लिए टाल दीजिए। शालिनी पारिक का केस मेरे पति धीरज शाह लड़ेंगे। अगर आज आपने फैसला सुना दिया तो यह न्याय की जीत नहीं, बहुत बड़ी भूल होगी। जज साहब, मुझे तो बस यही कहना था। भैरव सिंह के वकील मधुप अग्रवाल ने काफ़ी शोर शराबा मचाया, लेकिन जज साहब ने अगली सुनवाई एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। धीरज शाह सबसे पहले महिला जेल में शालिनी से मिलने आए। धीरज शाह ने अपना परिचय जेलर साहब को दिया। जेलर ने बताया वो उन्हें अच्छी तरह जानता है। धीरज शाह ने कहा वह शालिनी पारिक से मिलना चाहते हैं। शालिनी पारिक से मिलने कौन कौन आता है? उनसे मिलने कोई नहीं आता, बस एक कंपाउंडर हर 2 दिन के बाद मधुमेह का इंजेक्शन लगाने आता है। आज उसे आना है। ठीक है जेलर साहब, अगर वह हमारे मिलने के बीच में आए तो उसे नहीं रोकिएगा। धीरज शाह ने अपनी पत्नी और शालिनी की दोस्त गीतांजलि को फ़ोन करके कहा, तुम अपने साथ फैमिली डॉक्टर को लेकर तुरंत महिला जेल आ जाओ। उनसे कहना ब्लड प्रेशर मशीन और मधुमेह जांच की मशीन लेकर आएं। डॉक्टर और गीतांजलि शाह के आने के बाद तीनों शालिनी से मिलने गए। गीतांजलि ने शालिनी को देखकर कहा, कैसी हो शालिनी? मुझे पहचाना? मैं गीतांजलि शाह हूँ। परंतु शालिनी वैसे ही बुद्ध बनी बैठी रही, लगता था नशे में है। काफ़ी देर तक गीतांजलि उन्हें पुरानी बातें याद दिलाती रही। देखो शालिनी, हम लोग पिक्चर देखा करते थे, पिकनिक करते थे, किटी पार्टी करते थे। मुझे पहचाना? कुछ याद आया तुम्हें शालिनी? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त गीतांजलि हूँ। हम लोग यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? किसने तुम्हारी ऐसी दशा बनाई है? काफ़ी देर बाद शालिनी में थोड़ी चेतना आई। कुछ पल उसने गीतांजलि को देखा और फिर एक बच्चे की तरह वह गीतांजलि से लिपट लिपट कर रोने लगी। मुझे बचा लो गीतांजलि, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं बॉबी की खातिर जीना चाहती हूँ, प्लीज़। कौन है इस सब के पीछे? कौन है जो तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रहा? बताओ। मेरे पति को तो जानती हो ना, कितने बड़े एडवोकेट हैं। अब वे तुम्हारा केस लड़ेंगे और तुम बहुत जल्दी रिहा हो जाओगी। गीतांजलि, मुझे खुद से ज़्यादा मेरे बेटे बॉबी की फिक्र है। पता नहीं कैसे, कहाँ होगा, क्या खाता होगा, पीता होगा, मेरे बिना रोता होगा क्या। शालिनी अटक अटक कर बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। तुम किसी बात की चिंता मत करो शालिनी, तुम्हारी बहुत जल्दी रिहाई हो जाएगी और तुम फिर से बॉबी के साथ में मेरे घर में रहोगी। तुम बस जैसा जैसा धीरज तुमसे कहते रहें वैसा करती रहना। देखो, मैं अपने साथ डॉक्टर लाई हूँ। यह तुम्हारा मुआयना करेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले जैसी जीवन से भरी, शोक, चंचल। डॉक्टर ने शालिनी का चेकअप किया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं थी। चेकअप करके डॉक्टर ने धीरज को बताया, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो इनके हाथों पर सैकड़ों सुइयों के निशान हैं। लगता है कोई इन्हें लगातार ड्रग्स के इंजेक्शन दे रहा है। इसी के कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। अभी तो मैंने इन्हें सोने का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन जल्दी ही इन्हें ड्रग्स के प्रभाव को कम करने वाली कुछ ऐसी दवाएं देनी होंगी जिससे इनको इनकी बेचैनी और दूसरे तरह के साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएं। शालिनी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। धीरज शाह ने गीतांजलि से कहा, तुम डॉक्टर को लेकर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में इनसे बात करके कोर्ट जाकर शाम को वापस आऊँगा। धीरज शाह शालिनी से बात कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कोई उनकी तरफ आ रहा था। धीरज शाह ऊँट में छुप गया। वह व्यक्ति आया, उसने एक सिरिंज निकाली और एक छोटी सी शीशी से उसे भरने लगा। जैसे ही वह शालिनी को इंजेक्शन लगाने जा रहा था, धीरज शाह ऊँट से निकल आया और उस व्यक्ति से बोला, किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हो? धीरज शाह को देखकर वह आदमी बुरी तरह से सकपका गया और बिना इंजेक्शन दिए तेजी से भागा। धीरज शाह ने वहाँ पड़ी छोटी सी शीशी अपनी जेब में रख ली और तेजी से उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा। वह आदमी दौड़कर बाइक स्टार्ट करके भाग निकला।
धीरज शाह ने तुरंत उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया। जेलर जो वहीं बैठे थे उन्होंने धीरज शाह से पूछा, क्या हुआ? यह आदमी झूठा है, शालिनी को मधुमेह नहीं है। यह आदमी शालिनी को शायद ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहा है। आइंदा आप किसी को शालिनी से मिलने नहीं देंगे। अब मैं इनका एडवोकेट हूँ। दरअसल इनकी जान को खतरा है। ठीक है, अब मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। धीरज शाह ने आरटीओ ऑफिस से उस बाइक से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठी कर ली। उधर गीतांजलि ने रोज रोज शालिनी से मिलकर उसे समझाया और संवारा। एक हफ्ते के अंदर शालिनी में काफी परिवर्तन आ गया। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। एक हफ्ते बाद पेशी के दिन शालिनी पहले से काफी ठीक लग रही थी। शालिनी, गीतांजलि और धीरज शाह कोर्ट में बातें कर रहे थे, तभी वहां भैरव सिंह आ गया। भैरव सिंह को देखते ही शालिनी बेचैन हो गई। शालिनी के अंदर का यह परिवर्तन धीरज शाह और गीतांजलि ने नोट किया। वह अपने नाखून चबाने लगी। क्या कारण हो सकता है? क्यों कर रही है ऐसा? कहीं सच में तो इसने खून नहीं किया है, इसलिए भैरव सिंह को देखकर बेचैन हो जाती है। कोर्ट में जज ने कहा, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। धीरज शाह ने अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया और कहा, मैं सबसे पहले सूरज भान पुत्र श्री राधेश्याम निवासी धारूहेड़ा से चंद सवाल करना चाहूँगा। जज के कहने पर अर्दली ने जोर जोर से 2-3 बार यह नाम पुकारा, लेकिन अदालत में कोई भी इस नाम का उपस्थित नहीं था। धीरज शाह गौर से सभी दर्शकों को देख रहे थे। उसने अर्दली से कहा, उन्हें बुलाओ। चौथी पंक्ति में 5वें नंबर पर दाढ़ी मूंछ लगाए बैठे हैं। वह व्यक्ति तुरंत उठकर अदालत से बाहर जाने लगा, लेकिन तेज कदमों से अर्दली ने उसे रोक लिया और विटनेस बॉक्स में लाकर खड़ा कर दिया। धीरज शाह ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, सूरज भान जी, आप अचानक बाहर क्यों जाने लगे? और आपने एक हफ्ते के अंदर इतनी मूंछ दाढ़ी बढ़ा ली? हटा दीजिए दाढ़ी और मूंछ, आप पर अच्छी निकले। सूरज भान बिल्कुल बौखला सा गया। क्या बात कर रहे हैं? मेरा इस मुकदमे से क्या मतलब? मैं तो वैसे ही कार्रवाई देखने बैठ गया था। दाढ़ी मूंछ लगाकर, ताकि कोई आपको पहचान न सके। उतारिए दाढ़ी मूंछ और अपने असली वेश में आ जाइए, वरना बुलाता हूँ अभी इंस्पेक्टर साहब को ये शुभ काम करने के लिए। सूरज भान ने घबराते हुए अपनी दाढ़ी मूंछ पर हाथ रखा। धीरज शाह ने एक झटके में उसको खींच दिया। दाढ़ी मूंछ उतर गई। कोर्ट में बैठे सभी लोगों को उत्सुकता और कौतूहल पैदा हो गया। अब आप कोर्ट को बताइए, आपने यह छद्मवेश क्यों धारण किया था? धीरज शाह ने पूछा। जी, वो मैं नाटक मंडली में काम करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए दाढ़ी मूंछ लगा रखी है। अच्छा, तो 2-3 नाटक के नाम बता दीजिए जिनमें आपने काम किया है। भैरव सिंह के वकील मधुप अग्रवाल ने खड़े होकर कहा, जज साहब, तो हद हो गई है। किसी को भी दर्शकों के बीच से खड़ा करके सवाल पूछ रहे हैं। ये तो सरासर अदालत के समय की बर्बादी है। इस सब का क्या मतलब है? मतलब है मेरे काबिल दोस्त, यह एक बहुत अहम विटनेस है। बस 2-4 सवाल पूछ लेने दीजिए, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। फिर धीरज शाह ने सूरज भान से कहा, अब तो आपको समय भी मिल गया, नाटकों के नाम याद आ गए। सूरज भान पसीना पसीना हो गया था। जी, वो नाटक तो मैं कभी कभी शौकिया काम कर लेता हूँ। मैं तो एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। अच्छा, अब आप खेती करने लगे? तो यह बता दीजिए कि आपके पास कितनी खेती है और आपने क्या क्या फसलें उगाई हैं? जी, मेरे पास 500 गज ज़मीन है। दर्शकों को इस केस में काफ़ी रुचि आने लगी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना खेती के लिए 500 गज जमीन है, सभी जोर जोर से हंसने लगे। सूरज भान को अपनी गलती का एहसास हो गया। 500 गज नहीं, 500 एकड़ ज़मीन है। तो मेरे भाई, यह बता दो 500 एकड़ में कितने बीघे होते हैं और 1 बीघे में कितने बिस्वे होते हैं? सूरज भान काफ़ी देर तक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। धीरज शाह ने कहा, दरअसल ना आप खेती करते हैं, ना ही नाटक मंडली में काम करते हैं। आप तो बस गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाते हैं। मेरे हिसाब से आप कंपाउंडर या ऐसे ही हो सकते हैं। देखिए, अब बात गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल सच सच बताइए, आप महिला जेल में शालिनी को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने महीने में कितनी बार जाते थे और किसके कहने पर? बिल्कुल झूठ। मैं भला महिला जेल क्यों जाऊंगा? मैं तो शालिनी को जानता भी नहीं हूँ। वह बार बार भैरव सिंह की ओर देख रहा था। देखो मिस्टर, मैं कोई भी बात बिना पक्के सबूत नहीं कहता। कोर्ट रीडर साहब, अदालत में इंस्टॉल बड़ा सा ये टीवी चला दीजिए। वीडियो में महिला जेल का सीसीटीवी फुटेज था,
जिसमें जेलर के रूम से आता हुआ सूरजभान दिखाई दिया। फिर उसने छोटी सी शीशी में से इंजेक्शन भरा और शालिनी को लगाने लगा। धीरज शाह ने कहा, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर लगती है मिस्टर सूरजभान। सूरजभान बुरी तरह से फंस गया था और पसीना पसीना हो गया था। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। आज कोर्ट में आए लोगों का अच्छा मनोरंजन हो रहा था। धीरज शाह ने कहा, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, पूरी सच्चाई उगल दो, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बता क्यों लगाता है इंजेक्शन, किसके कहने पर तूने ये घृणित काम किया? जी मैं हर तीसरे दिन शालिनी मैम को इंजेक्शन लगाता था और उन्हीं के कहने पर लगाता था। फिर झूठ है? फिर झूठ बोल रहा है? अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि तुम शालिनी को जानते ही नहीं, अब शालिनी मैं तुम्हारी रिश्तेदार हो गई, मित्र है क्या है? लेकिन सूरजभान एकदम चुप खड़ा रहा। कोई रास्ता न देखकर जज साहब ने इंस्पेक्टर से कहा, इसे पकड़ लीजिए और जेल में बंद कर दीजिए। आपने देखा योर ऑनर, यह केस इतना साधारण नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। रागिनी की हत्या शालिनी तो कभी भी नहीं कर सकती, वह तो एक साधारण कॉकरोच से भी डरती है। धीरज शाह ने शालिनी को जज साहब के पास ले जाकर उन्हें वह सुई के सैकड़ों निशान दिखाए जिससे शालिनी की पूरी बांह पर नील और निशान पड़ गए थे। जज साहब, हत्यारा बहुत ही शातिर है, अगर यह महिला जेल में रही तो वो कोई दूसरी चाल भी चल सकता है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि शालिनी को बेल दे दें ताकि इनका सही तरह से इलाज कराया जा सके। इनके ठीक होने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। दूसरा जज साहब, मुझे मौकाए वारदात को देखने की इजाज़त दें ताकि मैं समझ सकूं कि आखिर यह माजरा है क्या, क्यों शालिनी को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, रागिनी की हत्या के पीछे असली गुनहगार कौन है। मधु पकड़वाल ने शालिनी की बेल का पुरजोर विरोध किया, पर जज साहब ने शालिनी को बेल पर इस शर्त पर रिहा कर दिया कि जब भी कोर्ट या पुलिस को उनकी ज़रूरत हो तो उन्हें हाजिर कर दिया जाए। जज साहब ने धीरज को मौकाए वारदात की तफ्तीश करने की भी स्वीकृति दे दी। एडवोकेट धीरज एक सब इंस्पेक्टर के साथ भैरव सिंह के मकान पर तफ्तीश करने गए। उसने मौकाए वारदात का अपने लैपटॉप पर एक स्केच बना लिया। भैरव सिंह का मकान काफ़ी बड़ा था, बाहर और अंदर हर कमरे में सीसीटीवी लगे हुए थे। धीरज शाह ने भैरव सिंह से सीसीटीवी की घटना वाले दिन की और घटना वाले दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की रिकॉर्डिंग देने को कहा। भैरव सिंह ने बताया, वो आपको नहीं मिल सकती। घटना वाले दिन जब हम लोग रागिनी के मृत शरीर को लेकर गए थे, हमारे जाने के कुछ देर बाद ही घर में काफ़ी कीमती सामान और लैपटॉप और सीसीटीवी की डेटा ड्राइव चोरी हो गई थी, जिसकी उसी दिन सुबह मैंने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। धीरज शाह के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि शालिनी को निर्दोष साबित करने के लिए एक भी गवाह नहीं था। सीसीटीवी कैमरे की डाटा ड्राइव नहीं मिल रही थी जिससे यह पता चल सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जितने भी गवाह थे वह सब भैरव की पार्टी के थे, जो किसी भी हालत में सच्चाई बताने वाले नहीं थे। अब क्या करेंगे? सीसीटीवी की डाटा ड्राइव जरूर भैरव सिंह ने छुपा रखी होगी और अब चोरी होने का बहाना कर रहा है। पता नहीं गीतांजलि, उसे देखकर लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर ये शक दूर करने के लिए मैंने चुपके से घर के नौकरों से चोरी के बारे में पूछा। उन्होंने भी यही कहानी बताई जो भैरव सिंह ने बताई। अगर ये बात झूठ होती तो नौकर पूरा सच शायद इतनी सरलता से नहीं बोल पाते, और भैरव सिंह को अगर झूठ ही बोलना था तो वो ऐसी नकली सी कहानी क्यों बताता। सिर्फ इतना बोल देता कि टेक्निकल खराबी के कारण सीसीटीवी का डाटा ड्राइव खराब हो गया है। आखिरकार जज साहब के फरमान के बाद उसके पास काफ़ी समय था ये करने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि डाटा ड्राइव सच में चोरी हुई है। वैसे ये हमारे लिए अच्छी खबर है। वो कैसे? अगर डाटा ड्राइव भैरव सिंह के पास होती तो वो किसी भी कीमत पर हमें नहीं मिलती, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। पर अब जब वो उसके पास नहीं है तो शायद वो हमें कभी ना कभी मिल सकती है। मुझे यकीन है कि भैरव सिंह भी डाटा ड्राइव को ढूंढ रहा होगा, लेकिन अगर वो मुझे मिल जाती है तो बात बन सकती है। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वैसे तुमसे एक बात पूछनी है, बुरा नहीं मानना, तुम्हें क्या लगता है शालिनी सच में बेकसूर है? हाँ, पूरे दिलो दिमाग से मुझे लगता है कि वो बेकसूर है धीरज। गीतांजलि ने बिना एक पल भी जाया किए कहा। मुझे शालिनी के एकदम बेकसूर होने पर उतना ही यकीन है
जितना अपनी सांस लेने पर। मैं शालिनी को बहुत पहले से जानती हूँ। उसके शरीर का एक कण भी हिंसक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। धीरज शाह एक फौजदारी वकील थे। ये ऐसे वकील होते हैं जो खून, चोरी इत्यादि के मुकदमे लड़ते हैं। इसलिए अनायास ही उनके पास अधिकांश लोग चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित आते हैं। अपने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने सभी जानकारों को बताया कि अगर वास्तव में भैरव सिंह के यहाँ उस रात की चोरी हुई है तो उसका डाटा ड्राइव कहीं ना कहीं होगा। जो भी उसे उपलब्ध कराएगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। खैर, कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा था। 3-4 दिन बाद शालिनी थोड़ी नॉर्मल हो गई। उसने जो खुलासा किया वह बिल्कुल चौंका देने वाला था। धीरज शाह ने बड़ी बारीकी से शालिनी पारिक की तलाक वाली फाइल का भी अध्ययन किया। उसकी जानकारियां भी चौंका देने वाली थी। धीरज शाह ने गीतांजलि से विचार विमर्श किया। वह लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक बॉबी शालिनी के पास वापस नहीं आ जाता तब तक शालिनी पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकती और ना ही कोर्ट में बिना डरे सच्चाई बयान कर सकती हैं। इसलिए धीरज शाह ने भैरव सिंह एवं शालिनी पारिक के तलाक के मुकदमे में पारिवारिक न्यायालय के खिलाफ अपील दायर की। उस रात धीरज को अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया और कहा, देखो मिस्टर, गड़े मुर्दे उखाड़ना मत शुरू करो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। भैया जीने मरने की बातें मत करो, मुझे इस सबसे बहुत डर लगता है। वैसे क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारा कोई नाम रखा है या ऐसे ही? नाम तो बता दो प्यारे लाल। तुम इसको मजाक में लेने की भूल मत करो, वरना अंजाम भुगतना होगा, समझे? भैया हम तो कब से तैयार बैठे हैं। चल ज़्यादा बकवास मत कर, थोड़ा काम कर लेने दे। यह कहकर धीरज ने फ़ोन काट दिया। वह फौजदारी वकील था। ऐसे लोगों से दिन रात उसका पाला पड़ता था। वो ऐसी फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लेता था। तलाक के केस की अपील वाले दिन धीरज शाह ने गीतांजलि शाह को भैरव सिंह के आगे बैठाया ताकि वह शालिनी को भूल न सके। फिर शालिनी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बिल्कुल मत घबराना, यह तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। यूँ समझ लो तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत का प्रश्न है। अगर आज तुमने अदालत के सामने पुरानी शालिनी बनकर नहीं दिखाया तो हमेशा के लिए पछताती रहोगी। बॉबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अपने अंदर विश्वास और दृढ़ता पैदा करो और साबित कर दो कि तुम शालिनी सिंह नहीं, शालिनी पारिक हो, जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। आज मैं अपने बच्चे के लिए पूरी दृढ़ता से न्याय मांगूंगी। अगर आज लाख भैरव सिंह भी आ जाएं तब भी मैं विचलित नहीं होने वाली हूँ। That's it. कहानी में आगे आप देखेंगे धीरज शाह जो एक क्रिमिनल एडवोकेट था, क्या पारिवारिक न्यायालय के खिलाफ की गई अपील में जीत पाया? क्या शालिनी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया? क्या उसे उसका बेटा बॉबी मिल पाया? कत्ल का एकमात्र सबूत सीसीटीवी की डाटा ड्राइव किसे मिली? क्या धीरज शाह रागिनी के असली कातिल को सज़ा दिला पाया? इन अनेकों सवालों के जवाब जानने के लिए अदालत का दूसरा पार्ट सुनना ना भूलें। और हाँ, कृपया हमारी आगे आने वाली ऑडियो स्टोरीज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है।